आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं कि एक आम और सादा किसान को चीट किया जा रहा है, उसको ठगा जा रहा है स्प्रे ऑयल के नाम पे, हार्मोन्स के नाम पे, दीगर जो पेस्टिसाइड्स है उनके नाम पे। यूनिवर्सिटी इन लाइन विद द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर और हमारे साइंटिस्ट की एक मीटिंग होती है, प्री शेड्यूल मीटिंग। वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि कौन सा केमिकल हम, कौन सा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड करना है, रिकमेंड किया जाए। हमारी सुकास जो है एक अहम किरदार अदा कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से। मेन फोकस इस प्रोग्राम का ये है कि हम एक किसान की आमदनी को दुगनी कैसे करें। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स ये नहीं जानते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HMO या TSO जो ट्री स्प्रे ऑयल होता है, या हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास पूरा एक डिपार्टमेंट है एनफोर्समेंट। बिना टेस्टिंग के हम कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते हैं। जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड यहाँ से रिकमेंड होती है, क्योंकि इन सब की इवैल्यूएशन यहाँ पे हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है प्रोग्राम ओपन टॉक में। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर UT जो है ये एक एग्रेरियन स्टेट है, क्योंकि इसकी करीबन 70% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है। और हॉर्टिकल्चर को यहाँ की इकॉनमी की बैकबोन माना जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या यहाँ की UT गवर्नमेंट हो, हर साल हंड्रेड्स ऑफ करोड्स जो पैसे हैं, जो बजट है, वो यहाँ के किसान भाइयों के लिए, फार्मर्स के लिए, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए जो है वक्फ किया जाता है, सर्व किया जाता है। और इस हवाले से हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, या फिर हमारी स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी हो, तो प्रोग्राम में आज हस्ब मामूल एक और अहम गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। हमारे साथ है डायरेक्टर रिसर्च स्कॉस्ट कश्मीर डॉक्टर हारून नाइक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले हम मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका डिपार्टमेंट रिसर्च है, इसका मैंडेट क्या है? आम और सादा अल्फाज में हमारे जो व्यूअर्स, स्पेशली जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको समझाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा मैंडेट जो है ये एक तो रिसर्च है। जितनी भी हमारी यहाँ पे फैकल्टी है, तकरीबन 550 फैकल्टी मेंबर है, और वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी, फिशरीज़, एग्री इंजीनियरिंग, सेंसर बेस्ड एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इन सारे कंपोनेंट्स को लेकर सेरिकल्चर, उस पर ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे। और हमारे जो साइंसदान हैं वो इस पे लगातार रिसर्च कर रहे हैं, नई चीज़ों को देख रहे हैं। कोई भी फील्ड जो एग्रीकल्चर इसके रिलेटेड है, इस वक्त यूनिवर्सिटी के पास तकरीबन 200 करोड़ की फंडिंग है जो रिसर्च करने के लिए। उसमें से आपको मालूम होगा कि इस गवर्नमेंट ऑफ J&K ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनका। 29 प्रोजेक्ट हैं और तकरीबन 5000 करोड़ का वो पैकेज है 5 साल के लिए। वो सारा प्रोग्राम जो है लाइन डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो डायरेक्टर हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वेटरनरी, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, सब ने मिल के यूनिवर्सिटी के साइंसदान, ऑनरेबल वाइस चांसलर, और उस वक्त जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, जो अब चीफ सेक्रेटरी हैं डुल्लू साहब, तो इनकी क़यादत में एक सेंट्रल टीम बनाई गई, जो डॉक्टर मंगला राय, एक रिनाउंड साइंटिस्ट है, उनकी नज़र में ये सारे प्रोजेक्ट्स बने। और ये प्रोजेक्ट्स, इसमें हमारी सुकास जो है एक अहम किरदार अदा कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से। और मेन फोकस इस प्रोग्राम का ये है कि हम एक किसान की आमदनी को दुगनी कैसे करें, और इसीलिए वो पूरा जो प्रोग्राम है वो बनाया गया है। और वो प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, 2023 से ही शुरू हुआ। इसके अलावा हमारे पास DST, DBT, ICMR और दूसरी कई जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी हैं, उनसे प्रोजेक्ट्स आते हैं। नबार्ड से हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी हम उसके नबार्ड के थ्रू 6 सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं। मैं आपको इंफॉर्मेशन भी दे दूं कि एक हम वालनट पे सेंटर ऑफ एक्सलेंस बने, जो नबार्ड की मदद से उनका प्रोजेक्ट है, वो कुलनगाम में बन रहा है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि सलर में, जो बागवानी सलर है पहलगाम का एरिया, वहाँ सरकार ने हमें 511 कनाल ज़मीन जो है वो कास्ट के नाम कर दी है। वो सब कुछ उसमें कंप्लीट हुआ। वहाँ पे एक
माउंटेन हिल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा, जो वहाँ के लोगों को के लिए उस एरिया के हिसाब के, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से काम करें। मैं आपको छोटा सा बता दूंगा कि उस साइड में चूँकि टूरिस्ट एरिया है, तो वहाँ पे अक्सर जो है घोड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो अमरनाथ पिलग्रिमेज के मामला हो या कहीं दूसरे सयाती मकामात की। लेकिन हमने जब ये देखा कि वहाँ पे जो घोड़े हैं वो डिफरेंट साइज़ के हैं, एक बहुत ही अच्छा हेल्दी है, दूसरा पतला है, एक का साइज़ 5 फुट है, दूसरे का साइज़ 3 फुट है, 2 फुट है। तो इसके हवाले से हम काम कर रहे हैं। शायद ये हिंदुस्तान का पहला इक्वाइन ब्रीडिंग सेंटर होगा, अच्छा, जहाँ पे घोड़ों का जो ब्रीड है वो यूनिफॉर्म बनाने के लिए वो सेंटर वहाँ पे कायम किया जाएगा उस एरिया में। तो ये शायद पहला सेंटर होगा पूरे हिंदुस्तान में। इसी तरह हमारे पास यूनिवर्सिटी में आपको पता ही है कि हमारी 7 फैकल्टीज़ हैं, जिसमें फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा में है, हॉर्टिकल्चर शालीमार में है, सेरिकल्चर मिरगुंड में है, वेटरनरी साइंसेस शाहमा में है, फॉरेस्ट्री बिनियामा में है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटी, अगर आप अभी की बात करें, लद्दाख में न्यूमा से शुरू होती है और कश्मीर में गुरेज में एंड होती है। तो ये पूरे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फैली हुई है। हमारे जो है, एक तो 14 हमारे पास रिसर्च सेंटर्स हैं जो हर एक फील्ड में काम करते हैं। वेटरनरी हो, ये वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट एक फील्ड। तो हमारी रिसर्च की वजह से, अगर आपने सुना होगा कि अभी हम जो SR4 का राइस है हमारा, तकरीबन वो 4.5 से 5 क्विंटल राइस प्रोड्यूस करता है पर कनाल जी। तो ये हमारी एक अच्छी, बहुत अच्छी अचीवमेंट। कुल मिला के डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए नटशल में, कि चाहे हमारे स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, सेरिकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, कुल मिला के हम कहें कि ये यहाँ के किसानों की फलाह और बहबूदी के लिए है। बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं कि एक आम और सादा किसान को चीट किया जा रहा है, उसको ठगा जा रहा है स्प्रे ऑयल के नाम पे, हार्मोन्स के नाम पे, दीगर जो पेस्टिसाइड्स है उनके नाम पे। पहले हम जानना चाहेंगे, जो स्प्रे ऑयल है इसकी क्या रिक्वायर्ड है और इसके क्या टाइप्स है जो आप रिकमेंड करते हैं? देखिए, हमारा एक ऐसे हम कोई भी शेड्यूल जो है, स्प्रे शेड्यूल जो हमारा आता है, उसमें बिल्कुल अगर कोई भी कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहता है, एक तो उनकी प्रोडक्शन जो होनी चाहिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के साथ, वो CIB, बिल्कुल CIB के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी नया मॉलिक्यूल आता है, वो मॉलिक्यूल पहले हमें सुकास्ट में उसकी पूरी टेस्टिंग होती है, 2 साल टेस्टिंग होती है, और 2 साल पूरा टेस्ट होने के बाद कि इसकी एफिशिएंसी कितनी रही किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और इसका कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा। जैसे अगर हमने स्प्रे किया, कहीं लीफ तो नहीं इन्वॉल्व हुआ, कहीं स्टेम तो नहीं इन्वॉल्व हुआ, वो सारी फाइटोटॉक्सिसिटी उसको कहते हैं। उसको जब वहाँ से क्लियरेंस मिलती है 2 साल के बाद, और हमें ये लगता है कि ये 90% से अबो जो है ये इसका इफ़ेक्ट है कंट्रोल करने में, तब जाके यूनिवर्सिटी इन लाइन विद द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर और हमारे साइंटिस्ट की एक मीटिंग होती है, स्प्रे शेड्यूल मीटिंग। वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि कौन सा केमिकल हम, कौन सा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड करना है, रिकमेंड किया जाए। उसके बाद यहाँ से एक शेड्यूल जारी होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि किसानों को वो क्या करते हैं कि जनरली ये चीज़ें ऐसी इसलिए आती हैं कि वो डीलरों के पास जाते हैं। वो उस शेड्यूल जो हम इशू करते हैं उसको सारे तो कुछ तो अच्छी तरह फॉलो करते हैं। आपके पास है कोई ऐसा फिगर कि जैसे कोई कंपनी है या कोई सप्लायर है जिनको आपने रिकमेंड किया है? फॉर एग्जांपल हमारे पास HMO है, इसी तरीके से हमारे पास TSO वगैरह है। बिल्कुल, जो भी रिकमेंडेड शेड्यूल हमारा होता है उसमें वो उन कंपनीज़ का जो मॉलिक्यूल है वो रिकमेंड किया होता है। बिना टेस्टिंग के हम कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते हैं जी। और ये आज ही नहीं है, जब से यूनिवर्सिटी वजूद में आई है तब से ये टेस्ट, बल्कि एक नया प्रोग्राम जो था, पहले हम फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं देखते थे, अब फाइटोटॉक्सिसिटी भी देखते हैं। और
दूसरा, हम कल ही हमारी इस पे एक प्री एवेलुएशन मीटिंग हुई, हमने ये भी डिसाइड किया कि अब हम पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस भी करेंगे कि कहीं स्प्रे होने के बाद इसका रेजिडुअल इफेक्ट कितना रहता है, वो चेक की। जो कल केमिकल्स हमारे साथ डिस्कस हुए उसमें वो चीज़ें भी देखी गई। डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी सारे किसानों से या फार्मर से बात की, अभी भी बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स ये नहीं जानते कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HMO या TSO जो ट्री स्प्रे ऑयल होता है या हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल होता है। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, और यूनिवर्सिटी तो रिकमेंड करती है शेड्यूल, उसके बाद इस चीज़ की अवेयरनेस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर लगातार करती रहती है। अब मुझे ये नहीं पता है कि इन चीज़ों का अवेयरनेस का मुझे लगता है नॉर्थ में कम असर है, लेकिन साउथ में बिल्कुल पूरा असर है। वो फॉलो करते हैं, साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए साउथ वाली जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो बेटर ग्रो हो रही है जन नॉर्थ। क्योंकि अब जैसे इस साल अभी तक तो हम स्प्रे शेड्यूल जो कल हमने डिसाइड किया, हम जनरल एक स्प्रे शेड्यूल देते थे और मेन क्रॉप उसमें रेड डिलीशियस का लिया जाता था क्योंकि वही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन थी। लेकिन इस साल हम अलग 2 स्प्रे शेड्यूल देंगे, हाई डेंसिटी के लिए अलग होगा और जो पुराने ऑर्चर्ड्स है रेड डिलीशियस के लिए अलग होगा। चूँकि डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया यहाँ पे साउथ कश्मीर का, जब हम पॉलिनेशन एप्पल की बात करते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर में पर्टिकुलरली फार्मर्स इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हार्मोन्स का। तो आप क्या समझते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स कितनी है और आप कितना रेकमेंड करते हैं? ऐसा नहीं है कि वो हार्मोन्स ही करते हैं, लेकिन वो खुद भी इन्वेंटिव फार्मर्स है। जैसे मैं लास्ट ईयर खुद गया था शुपैया, तो मैं हैरान हुआ कि मैंने एक यूनिट में देखा वो फ्रूट जूस एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, जो भी सड़ा हुआ फ्रूट वगैरह होता था। तो आया, मैंने उस इंडस्ट्री वाले को पूछा कि ये इतना जूस है तो कोई पिएगा नहीं? बोले पीने के लिए नहीं है, ये तो फार्मर दे रहे हैं, वो ये स्प्रे करते हैं ट्रीज़ पे, ताकि इसी मैंने कहा फिर कहा इसलिए स्प्रे करते हैं कि इससे जो है इस जूस से फिर क्योंकि इसमें शुगर होता है तो हनी बीज अट्रैक्ट होती हैं तो वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो वहाँ फार्मर खुद भी इनोवेटिव है, वो खाली हमारे पे डिपेंड है। अलग अलग किस्में होती है हार्मोन्स में जो आप रिकमेंड करते हैं, आपका जो रिसर्च डिपार्टमेंट? बिल्कुल, हार्मोन्स की पहले यहाँ जो हम रिकमेंड करते हैं जिनकी टेस्टिंग होती है तब जाके हम रिकमेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि हार्मोन कोई भी आए तो हम रिकमेंड करें। हमने ग्राउंड जीरो पे देखा बहुत सारी कंपनियां अभी भी मार्केट में है जो जिनके पास लाइसेंस है एग्रीकल्चर लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की। पहले इसमें आप यहाँ से रिकमेंड करते हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अपना डोमेन है, वो आपकी रिकमेंडेशन के बगैर कंपनीज को हार्मोन जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड ये तो यहाँ से रिकमेंड होती है क्योंकि इन सब की इवैल्यूएशन यहाँ पे होते हैं। लेकिन हार्मोन्स जो वो कंपनीज हमें भेजते हैं, अगर कोई नया होगा तो उसकी टेस्टिंग हम करते हैं, उनको हम फिर इवेलुएट करते हैं। लेकिन हार्मोन्स हम उसमें जनरली उस स्प्रे शेड्यूल में नहीं डालते हैं। फार्मर्स का मैं आपको बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो डीलर के पास जाते हैं। डीलर के पास जो भी अवेलेबल होता है वो खुद ही उसको बोलता है ये ले जा, ये बहुत अच्छा है, और नेचुरली बिजनेस है। तो फार्मर मुझे लगता है, ये मेरी एक्सपीरियंस है कि चूँकि वो सब कुछ क्रेडिट पे लेता है, तो जिस डीलर से वो क्रेडिट पे लेता है सामान, फिर वो मजबूर होता है जो वो रिकमेंड करता है वो वही ले लेता है। आपके पास कभी इस तरीके की कोई शिकायत आई है फार्मर्स की कि जहां उनको ये लगे कि चाहे स्प्रे ऑयल हो, चाहे हार्मोन्स हो या बाकी जो आपके डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर के रिलेटेड अद्वियात हों, वो उन्हें ठगा जा रहा है, उस पर चीट किया जा रहा है उनको? यूनिवर्सिटी जो है, चूँकि यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, एक्सटेंशन सर्विसेज जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर है। राइट। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास पूरा एक डिपार्टमेंट है एनफोर्समेंट। राइट। तो ये सारी चीज़ें उनको देखनी होती है। यूनिवर्सिटी को मतलब ये चीज़ें कौन किस तरह का ड्रग है, क्योंकि एनफोर्समेंट के पास एक पूरा एक विंग है जो काम करता है इसके लिए। डॉक्टर साहब, आपने अभी हार्मोन्स की बात की। एक तो रिसेंट गवर्नमेंट का ऑर्डर हमने देखा कि विदाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ स्कॉस्ट कश्मीर हार्मोन्स प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हो सकता है। एक दूसरा ये कि हार्मोन्स हेल्थ हैजर्ड भी है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी आपको अर्ज किया कि जो भी मॉलिक्यूल हम टेस्ट करते हैं, अभी
कल की मीटिंग मैं कह रहा हूँ, जो कल आज यस्टरडे इट हैपेंड, उसमें हमने ये स्ट्रिक्टली बोला है इनको कि अब खाली इवैल्यूएशन नहीं होगा डिजीज़ कंट्रोल के लिए, हम इसका पेस्टिसाइड रेजिड्यू इफेक्ट भी देखेंगे, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो कोई इंसेक्टिसाइड हो, फंगिसाइड, सबका रेजिड्यूअल इफेक्ट हम चेक करेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में हम जानना चाहेंगे मुख्तसरी लेकिन बड़े सादा और आसान अल्फाज में, ताकि हमारे जो व्यूवर्स स्पेशली जो फार्मर्स हैं वो भी समझ जाए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का आजकल ज़्यादा उसकी बात हो रही है। नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देखो, ये आपको मैं ये बताऊंगा कि जैसे वर्मी कंपोस्ट का है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये तकरीबन उतने ही न्यूट्रिएंट्स देता है जितना इनऑर्गेनिक देता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में खाली एक ही प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है, वो ये है कि जितनी डिमांड है उतनी अभी सप्लाई नहीं है जी, दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। अदरवाइज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एक टाइम आएगा, ये रिप्लेस करेगा इनऑर्गेनिक को, उससे हमारी ज़मीन भी बचेगी, सॉइल रिच हो जाएगी। आप पंजाब का देखिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया विद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, और उनकी ज़मीन जो है वो तो बंजर बन रही है। इसमें भी आप रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट? इसमें वर्मी कंपोस्ट को ही हम रिकमेंड किया, वो तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल है, उसमें वो दे चुके हैं आज से 5 साल पहले। और हमारा तो अपना भी यहाँ पे बहुत सारे लोग वर्मी कंपोस्ट में हैं, लेकिन मसला यही है कि डिमांड, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिर पर हम आपसे आपकी व्यूज़ जानना चाहेंगे, आपके डिपार्टमेंट के हवाले से क्या कुछ करना चाहिए फार्मर्स को, चाहे वो स्प्रे ऑयल की बात करें, चाहे हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें, पेस्टिसाइड्स की बात करें, ओवरऑल सब, ताकि एक तो उन्हें चूना ना लगाया जाए, उनके साथ चीट ना हो, दूसरा कि कितना अवेयर होने की ज़रूरत है। जो आपने ये चूना लगाने की बात की, ये भी हम देखते हैं कि जैसे जब हम स्प्रे शेड्यूल देते हैं उसमें कॉस्ट इकोनॉमिक्स भी देखा जाता है। जब हम 4-5 लिस्ट देते हैं, सपोज एक किसी पर्टिकुलर फंगिसाइड में हमने किसी चीज़ के लिए 10 दे दिए, तो वो इसीलिए दिए जाते हैं, उसमें प्राइसिंग का खास ख्याल रखा जाता है। जो कॉस्टलीस्ट है वो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे सस्ता है वो सबसे नीचे होता है, लेकिन इफेक्ट उसका सेम होता है, तब जाके हम वो रिकमेंड करते हैं। ये चीज़ें हम देखते हैं। आपकी अगर कोई मैसेज होगी हमारे फार्मर्स के लिए तो आप दे सकते हैं। देखिए, फार्मर्स के लिए मैसेज मेरी यही है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग जो आज से 20 साल पहले करते थे वो अब नहीं चलेगी, क्योंकि बच्चे जो हमारे हैं हर एक घर में पढ़े लिखे हैं, वो खेती इसीलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसमें ड्रजरी है। ये हमने फार्म को कम्प्लीटली मैकेनाइज करना है, और जब हम फार्मिंग को मैकेनाइज करेंगे, साइंटिफिकली फार्मिंग करेंगे, तो तभी जाके मुमकिन है कि हमारा फार्मर जो है वो उसकी इनकम दुगनी हो सकती है। और इसमें सबसे अच्छा मॉडल है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। मैं इसलिए कह रहा हूँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिस तरह एक फार्मर के पास, क्योंकि हमारी ज़मीन बहुत कम है जनरली लोगों के पास, अब जिसके पास 4 कनाल ज़मीन है, अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ये इसमें से 1 साल में 50 लाख कमाएगा, वो तो कमा नहीं सकेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अगर 4 कनाल ज़मीन किसके पास है, वो एक डेयरी फार्म भी रखे, साथ में एक पोल्ट्री फार्म भी रखे, और तीनों को कंबाइन करके ही उसकी इनकम जो है वो प्रॉपर, खाली अगर वो खाली ये सोचेगा कि मैं इस पे चावल उगाऊंगा तो उसी से मेरी इनकम बढ़ेगी, वो नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।